नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। पहला प्रश्न यही है कि सौर मंडल है क्या। तो सौर मंडल एक परिवार का नाम है, और जैसी मैं बोल रहा हूं कि सौर मंडल एक परिवार का नाम है, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसका मतलब है कि इस परिवार में सदस्य भी होंगे। तो सौर मंडल रूपी इस परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का आदि सम्मिलित है। जहां सूर्य इस परिवार का मुखिया है, प्रधान है, और अन्य सदस्य यानी अन्य सदस्य में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तो अन्य सदस्य इस मुखिया के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो सौर मंडल के परिवार के बारे में बात करने से आपको अपना परिवार याद आ रहा है क्या? आ रहा होगा नहीं, क्योंकि एक परिवार की यहाँ बात हो रही है। एक परिवार की बात हो रही है, तो एक समान परिवार में जो गतिविधियां चलती हैं, तो लगभग वही गतिविधियां हर परिवार में चलता है, प्रत्येक परिवार में चलता है। तो आपके परिवार में भी सदस्य होंगे, उसमें एक मुखिया होता है। तो कौन होता है मुखिया? घर के, अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी घर के मुखिया होंगे, या नहीं है तो पिताजी। और अन्य जो सदस्य उस मुखिया के ही इर्द गिर्द चलते हैं। घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, सारा डिसीजन कौन लेता है? घर का मुखिया। और ज़्यादा कोई अगर मुखिया ज़्यादा होते हैं कि हिटलर टाइप के, ज़्यादा मतलब आक्रामक तरीके से यानी सदस्य पर कंट्रोल करते हैं, तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर खोखने से भी पहले पूछने पड़ता है। एकादू ऐसे होते हैं पिता लोग, पूरा कंट्रोल रखते हैं एकदम सदस्य पे। तो सौर मंडल के परिवार को यानी पूरी सौर मंडल को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि एक एक करके सारे सदस्यों के बारे में बात कर लिया जाए, तो हम सौर मंडल को समझ लेंगे। क्योंकि सौर मंडल में सब यही है ही हैं, सारे सदस्य। तो एक एक करके हम सबको बारे बारी एक एक करके बात कर लें, तो हम पूरे सौर मंडल को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। जैसे आपके परिवार के बारे में हमें जानकारी ले लिए, अगर लेनी है तो क्या करेंगे, एक एक करके सब सदस्य के बारे में अगर हम जानकारी ले लें, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माँ क्या करती है, भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, तो पूरा स्टेटस निकाल लेंगे हम। तो सौर मंडल को समझने के लिए एक एक करके सभी परिवार के बारे में यानी एक एक करके सभी सदस्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करें? मुखिया जी के ही बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मुखिया जी के बारे में शुरू में बात नहीं करेंगे तो मुखिया जी गुस्सा आ जाएंगे, है ना। फिर मुखिया जी को बर्दाश्त वाला गोली देने पड़ेगा। उससे अच्छा है बर्दाश्त वाली गोली खिलाने से कि आगे बातें कर लेते हैं, है ना। तो सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा है। सूर्य क्या बोल रहे हैं कि सूर्य एक तारा है, इसका मतलब है कि सभी तारे के पास प्रकाश होते हैं। तो तभी ना बोल रहे कि सूर्य एक तारा है जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा है। तो सभी तारे के पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, उसी में से एक तारा सूर्य है। रासायनिक संगठन की अगर बात करें सूर्य का या किसी भी तारे का, रासायनिक संगठन यही होता है। उसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। अन्य में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में, सूर्य या किसी भी तारे में, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व? हाइड्रोजन। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किन पदार्थों के मिलने से हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से हुआ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 71% हाइड्रोजन ले लेंगे, हीलियम ले लेंगे और अन्य तत्व जो है वो ले लेंगे और सबको मिला देंगे तो सूर्य बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। तो तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे कार्य करते हैं, तारे की मृत्यु फिर अंत में कैसे हो जाती है, अगर ये सब समझना चाहें तो यूनिवर्स वाला वीडियो में हम ये सब बात किए हैं। देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूनिवर्स वाला वीडियो देखिए। उसमें सारा हम डायग्राम से समझाए हैं कि कैसे तारे का जन्म होता है, कार्य करता है और कैसे अंत में तारा की मृत्यु हो जाती है, तारा मर जाता है। तो हाइड्रोजन 71% है। अभी हम बोले कि सूर्य जो है एक तारा है जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा है। सूर्य या किसी भी तारे से जो ऊष्मा और प्रकाश आती है, जैसे सूर्य से हमें ऊष्मा मिल रही है, प्रकाश मिल रही है, इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, प्रकाश से हमें ऊर्जा मिल रही है। नाभिकीय संलयन की प्रोसेस में होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होते हैं और हीलियम में बदलते हैं,
और इस प्रोसेस के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश मुक्त होते हैं। तो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस में होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर हीलियम में बदलते हैं और इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश मुक्त होती है, जो हमें मिलती है सूर्य से, जो हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है इसी प्रोसेस से मिलती है, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से। तो यही स्रोत है, इसी स्रोत से हमें सूर्य से या किसी भी तारे से प्रकाश निकलती है, मुक्त होती है। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में कि हाइड्रोजन के परमाणु जो है हीलियम में बदल रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, पर सेकेंड हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है। 1 सेकेंड में खरबों हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं। तो क्या एक ऐसा समय आएगा कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा और पूरा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा? एक तो ऐसा समय आएगा। तो जब पूरा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो क्या नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चलेगा? नहीं चलेगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि चल रहा है हाइड्रोजन है तब तो। नाभिकीय संलयन में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन हीलियम बदल रहा है, हाइड्रोजन ही समाप्त हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन की प्रोसेस रुक जाएगा। अब नाभिकीय संलयन की प्रोसेस रुक जाएगा तो क्या सूर्य हमें प्रकाश देगा? तो सूर्य से प्रकाश नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश आ रहा है नाभिकीय संलयन की वजह से, और यही प्रोसेस ही रुक जाएगा तो सूर्य से उष्मा और प्रकाश नहीं आएगी, सूर्य की मृत्यु हो जाएगी, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। तो सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा तो सूर्य की हो जाएगी मृत्यु। अब यहां समझिए, जब सूर्य की मृत्यु हो जाएगी तो क्या यह सोलर सिस्टम की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, क्या यह टिका रहेगा या इसका समाप्त हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा समाप्त। तो क्या ग्रह जो घूम रहे हैं दीर्घवृत्ताकार पथ में, क्या वैसे ही घूमते रहेंगे या पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा? तो सारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। कैसे मिटेगा समझिए। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम क्यों रहे हैं? आप बचपन में रास्ता धागा में बांधकर, धागा में ईंटा या पत्थर या छोटा सा बांध लेते थे मिट्टी, और बांध कर कुछ भी ऐसे घुमाए हैं, गोल गोल घुमाते थे ना, याद आ रहा है? चलिए याद आ रहा है आपको, ठीक है। मान ले कि ये आप है, ठीक है, ये आप हैं और आपका 2 हाथ है, एक हाथ में आप रास्ता पकड़े हुए हैं और इसमें धागा में आप मान ले कि कुछ बांधे हुए हैं, मिट्टी पत्थर, ठीक है, और आप जो ऐसे गोले गोले घुमाते थे, याद आ रहा है? घुमाते थे ना, ठीक है, घुमाते थे। ये घूम क्यों रहा है आपके गोले गोले? क्योंकि आप रास्ता को पकड़ के अपने तरफ खींचे हुए हैं, और जो रास्ता ढेमा बांधे वो भी अपना बल लगा रहा है बाहर की ओर, लेकिन वो बाहर फेंका नहीं रहा है क्योंकि आप उसे पकड़े हुए हैं, ठीक है। वो भी खींच रहा है, आप भी खींच रहे, लेकिन आपका खिंचाव ज्यादा है, इसलिए वो आपके चारों तरफ वो घूम रहा है गोले गोले। और होता क्या है, अचानक कभी कभी रास्ता टूट जाता है। मान ले कि ये घूमते घूमते यहाँ आया और अचानक रास्ता क्या गया, टूट गया। तो टूटता है तो क्या होता है, खटाक से ये जो पत्थर आप बांधे रहते हैं वह उसी दिशा में स्पर्श रेखा के बाहर भाग जाता है। मान कि यहाँ था तो वैसे भाग गया टूट के, यहाँ है तो ऐसे भाग जाएगा, यहाँ है तो ऐसे भाग जाएगा, भाग जाता है ना, दिखता है। जैसे टूटे साया से निकल जाता है, जाके किसके सर पे लगेगा, कान कपार पे फूट जाता है ना, कहाँ गिरेगा ये भी पता नहीं है, डर भी लग जाता है किसके कपार फूटेगा। बस यही यहाँ पे है। सूर्य के चारों ओर ग्रह इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सूर्य सबको अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। ये ग्रह भी अपने ओर खींच रहे हैं, लेकिन सूर्य का खिंचाव ज्यादा है। जैसे आपका ज्यादा खिंचाव था तो रास्ता से आप बांध के उसको घुमा दे रहे थे, तो सूर्य का खिंचाव ज्यादा है, तो इसलिए ये सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे ये सूर्य समाप्त हो गया, यानी समझिए कि धागा टूट गया, जैसे आपका धागा टूटता है, जैसे ही धागा टूटा, सूर्य समाप्त यानी धागा टूटा, धागा टूटा तो ये सारे ग्रह अपने कक्षा के स्पर्श रेखा से जहां होंगे उसी दिशा में सब क्या होंगे, जल्दी जल्दी जाने मन तने फेंका जाएंगे, तो सारा समाप्त हो जाएंगे। कहां कौन चल जाएगा कोई पता नहीं। तो सूर्य के समाप्त होते ही पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सोलर सिस्टम टिका हुआ है तो सूर्य पे। तो कह सकते हैं कि सूर्य सोलर सिस्टम का धड़कन है,
हृदय है, दिल है। जब तक धड़क रहा है तब तक सोलर सिस्टम का अस्तित्व है हमारे पास। ये धड़कना बंद किया, सोलर सिस्टम का अस्तित्व मिट जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम, सूर्य जो है सोलर सिस्टम का हृदय है, धड़कन है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन समाप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक समय आएगा तो हाइड्रोजन समाप्त होगा। इसका मतलब है कि सूर्य का अपना जीवन काल है। तो कब तक वो देगा, जीवन काल है उसका 10 बिलियन वर्ष, ठीक है। एक समय आएगा कि हाइड्रोजन समाप्त होगा। समय कितना, किसी हर तारा का अपना अपना जीवन काल है, जितना बड़ा है उसके पास उतने हाइड्रोजन है। तो सूर्य का जीवन काल है 10 बिलियन वर्ष, यानी जो उसके पास हाइड्रोजन है वह हीलियम में बदलते रहेगा 10 बिलियन वर्ष तक। उसमें से वर्तमान आयु है उसकी 4.5 से लेकर मतलब 4.6 से 5 बिलियन वर्ष वर्तमान आयु है। यानी शेष आयु अब बच गया है लगभग 5 से 5.5 बिलियन वर्ष। बिलियन को आप अरब भी बोल सकते हैं, यानी 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है, तो आप 5 अरब वर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शेष आयु बचाया हुआ है सूर्य का, यानी 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य और प्रकाश देगा, ऊर्जा देगा। उसके पास उतना हाइड्रोजन है कि अभी 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य प्रकाश देगा, ठीक है। सूर्य जो है, सूर्य आकाश गंगा के सूर्य आकाश गंगा, ये मान लें कि आकाश गंगा है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आपका प्रश्न मन में आएगा कि सर आकाश गंगा को आप वृत्त बना दिए। आकाश गंगा तो सर्पिलाकार है, बात सही है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है, लेकिन हम आपको समझने के लिए यहाँ वृत्त बना दिया, ठीक है। तो हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। तो यह मिल्की वे। तो सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से, ये आकाश गंगा का केंद्र है, तो ये आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो सूर्य के केंद्र से, आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य मान के यहाँ पे है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य यहाँ पे है और सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है और यह सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो सभी ग्रह उपग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य स्वयं किसका चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा के केंद्र का, ठीक है। आकाश गंगा के केंद्र का ही चक्कर लगा रहा है। सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर, स्पीड है उसका लगाने का 250 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर की स्पीड से वो आकाश गंगा केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और एक पूरा चक्कर लगाने में उसे लग जाता है 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। तो सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र का एक परिक्रमा करने में लगता है 25 करोड़, और किस स्पीड से कर रहा है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वर्ष को ही बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परिक्रमण काल कितना है, 25 करोड़ वर्ष, यानी परिक्रमण काल माने आकाश गंगा के केंद्र के चारों चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, पर इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। तो ब्रह्मांड वर्ष परिक्रमण और घूर्णन में समझते कि नहीं समझते तो समझा दे थोड़ा। देखिए ग्लोब, ये देखिए यहाँ पे घूर्णन और परिक्रमण समझते हैं कि नहीं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, ये देखिए घूम रहा है, ये घूर्णन, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी चारों ओर किसके चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर। तो जब सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको बोल, जैसे मान लो कि हम सूर्य हैं कुछ समय के लिए, मान लीजिए, ठीक है। अब वैसा चमक नहीं रहे हैं, वैसा थोबड़ा नहीं है कि चमके हम, ठीक है। तो ये जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर घूमेगा। हम सूर्य हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमेगा तो घूर्णन। तो सूर्य किसी भी पिंड के चारों ओर घूमेगा तो उसको बोलेंगे घूर्णन, और अपने अक्ष पर किसी भी पिंड के चारों ओर घूमेगा तो घूर्णन, परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूर्णन। तो सूर्य को आकाश गंगा केंद्र के चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है और इस समय को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष।
कॉस्मोस ईयर, ठीक है। तो कोई पूछे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो क्या बोलेंगे कि सूर्य द्वारा आकाश गंगा के केंद्र का एक परिक्रमा करने में लगा कुल समय है, वह समय कितना है, 25 करोड़ वर्ष। घूर्णन काल इसका है 25 दिन, यानी 25 दिन में ही यह अपने अक्ष पर घूम लेता है, ठीक है। तो 25 दिन इसका घूर्णन, मतलब 25 दिन में अपना घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर, और आकाश गंगा केंद्र के करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य सौर मंडल, अगर मान ले कि सौर मंडल का पूरा द्रव्यमान, सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का केवल सूर्य में 99.97% समाहित है, यानी सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.97% केवल सूर्य का द्रव्यमान है। समझ पाए कि नहीं? मान ले कि पूरा सौर मंडल का द्रव्यमान 100 kg है, पूरे सौर मंडल का, यानी सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, जितना पिंड है सौर मंडल में, वो सब का द्रव्यमान मान ले कि हम 100 kg मान लेते हैं, तो अकेला सूर्य का द्रव्यमान है 99 kg, 99 kg से भी ज्यादा, 99.97 kg। बाकी जो बच गए 0.03, उस सब में वो उतना में सभी का द्रव्यमान है, ठीक है। तो सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा सूर्य में समाहित है। समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए तो एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाएंगे। मान ले कि आप घर से आते हैं अपने डेरा पे, जहाँ पे आप डेरा लेके पढ़ रहे हैं, पटना, गया, इलाहाबाद, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घर से आते हैं तो खर्ची लेके आते हैं, ठीक है। तो मान ली कि घर से आ रहे हैं तो माँ जो है पैक कर दी पूरा खर्ची, यानी एक बोरा में चावल रख दी, दाल जो भी है थोड़ा बहुत दाल रख दी, मान ली कि तेल रख दिया, नमक रख दी, जो घर में होता सब रखा जाता है, प्याज रख दी, थोड़ा सा दौरी चरौरी रख दी। अब मान ले कि बोरा का वजन हो गया 30 kg, ठीक है। तो 30 kg में से केवल अकेले चावल का वजन होगा 26 से 27 kg होगा, और शेष 3 kg जो बचा, 3-4 kg, उसमें सभी का मिलाकर द्रव्यमान होगा, यानी आधा kg तेल होगा, आधा kg मान लीजिए कि नमक का पैकेट होगा, है ना, प्याज होगा 1 kg, इसी तरह से मिलाकर सब मिलाकर 4 kg, और अकेला चावल 26 kg, यही होता है ना। तो वही है यहाँ पे कि सूर्य अकेला है 99.97% कवर कर लेता है, यानी सर्वाधिक सूर्य का, सौर मंडल के जो द्रव्यमान है वो अधिकांश द्रव्यमान सूर्य में समाहित है, ठीक है। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। ये आंकड़ा याद रहे तो ठीक है, ना भी याद रहे तो ये याद रखिए, जो प्रश्न बार बार पूछता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, ठीक है। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है सूर्य का व्यास। ये बार बार पूछता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, 109 गुना। आकार पूछे कि पृथ्वी के आकार से सूर्य का आकार कितना है, तो आकार भी बता दीजिएगा 109 गुना, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, व्यास बड़ा वही आकार है, जितना आकार व्यास बड़ा वही आकार उसका होगा। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, आकार भी 109 गुना अधिक है। सूर्य का वायुमंडल 3 परतों में विभाजित है, 3 स्तर में सूर्य के वायुमंडल को बांटा गया है। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, और एक है कोरोना या किरीट। आराम से इसको तीनों को समझ लेते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग है जो सबसे अधिक चमकीला है, इसका टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का वह भाग जो सबसे अधिक दीप्तिमान है, यानी सर्वाधिक चमकीला है, जो चमकते रहता है, उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। और वर्णमंडल जो है लाल रंग का होता है, ये प्रकाश मंडल के ऊपर वाला भाग है। ऊपर मतलब ऐसे नहीं समझेगा कि ई हो गया प्रकाश मंडल, तो ई हो गया वर्णमंडल, और ई हो गया कोरोना, ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक नहीं, ठीक है। जैसे ईंटा रखते हैं ना एक के ऊपर एक, वैसे रख देंगे तो फिर एक वो दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, वैसे नहीं है। ये अगर डायग्राम से देखा है हम आपको, ऐसे बटा हुआ है। मान ले कि ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य का एक जो होता है केंद्र होता है, इसका सेंटर, ठीक है, केंद्रीय भाग, मान लीजिए केंद्रीय भाग है, ठीक है।
इसका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत हाई, इसको बोलते हैं कोर, ये अलग चीज हो गया, ठीक है। हम बात करना 3 स्तर पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोर, ठीक है, कोर या क्रोड बोल सकते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहीं पे नाभिकीय संलयन होता है। किसी भी तारे में नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होता है उसके केंद्र में होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है और इतने हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं संलयित होने लगते हैं। तो प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, ये हो गया प्रकाश मंडल, ये हो गया वर्णमंडल, ठीक है। तो प्रकाश मंडल ये, ठीक है, कोर को छोड़ के समझे, ये कोर है, कोर के बाहर प्रकाश मंडल, ठीक है, ये प्रकाश मंडल और ये वर्णमंडल, ठीक है। वर्णमंडल लाल रंग का भी होता है, ठीक है, वर्णमंडल। और इस सबसे जो बाहरी भाग हो गया वो है कोरोना। इस जो सबसे बाहरी भाग है उसे बोलते हैं कोरोना या क्रीट, कोरोना या क्रीट। अगर डायग्राम में देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये डायग्राम, ठीक है। अब बहुत सारे डायग्राम में लिखा हुआ, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। देखिए वहां पे सबसे बीच में जो लाल है वो उसको बोलते हैं कोर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। उस पर नहीं देखना है, हमको देखना है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ठीक है। तो प्रकाश मंडल देखिए, प्रकाश मंडल के ऊपर है वर्णमंडल, उसके बाद है कोरोना, ठीक है। इसी तरह का डायग्राम है वो भी है, ठीक है। तो सूर्य का वह, अब यहाँ देखिए कोर के ठीक एकदम बगल में है प्रकाश मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर तो होगा ही, क्योंकि यहाँ कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी के आसपास है प्रकाश मंडल, ठीक है। तो सूर्य का वह भाग जो सर्वाधिक चमकीला होता है, दीप्तिमान होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। एकदम स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा एग्जाम में कि सूर्य के उस भाग को क्या कहते हैं जो सर्वाधिक चमकीला होता है, तो प्रकाश मंडल। वर्णमंडल लाल रंग का होता है। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहे तो समझ सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देते हैं, पूरा सटीक एग्जाम्पल नहीं है पर हाँ समझने लायक है, ठीक है। आप पुआल जलाए हैं, पोरा या लकड़ी, ठंडे में तो पोरा जलाए होंगे ना, खलिहान में से लाएं एक पांजा पोरा और जलाएं, है ना। कोई को पूरा ज्यादा ठंड लगता है, एक पांजा लेके आएगा एकदम उठा के ढेर सारा पोरा और आएगा डाल देगा सीधे। मान लीजिए कोई आया और सीधे डाल दिया, उसके बाद पूरा धर लेता है, पूरा बम बम लहरने लगता है। जब लहरने लगता है तो आप थोड़ा दूर हटते हैं और उसके बाद उसका लपट खूब उठता है। जब पूरा लपट उठता है तो क्या पूरा आपको दिखाई देता है? नहीं, क्या दिखाई देता है? लपट दिखाई देता है। तो वही जो लपट है ना, वही है प्रकाश मंडल, एकदम चमकते रहता है। जो हम सूर्य के अधिकांश समय जो सूर्य हम देखते हैं वो हम सूर्य के प्रकाश मंडल को देखते हैं। सुबह के शाम में थोड़ा समय के लिए वर्णमंडल दिखता है, अब जब आग शांत हो जाता है तब जाके पूरा दिखता है ना। तो वह समझिए वर्णमंडल है। तो वर्णमंडल थोड़े समय के लिए दिखता है, सुबह में थोड़ा सा दिखेगा और शाम में थोड़ा सा, लेकिन प्रकाश मंडल अधिकांश समय दिखता है। आप 10 बजे देखिए, 11 बजे देखिए, 12 बजे, हमेशा चमकते हुए जो दिखता है ना वो है प्रकाश मंडल। और वर्णमंडल लाल रंग का होता है, जो सुबह शाम में थोड़ा सा दिखता है। कोरोना क्या है? कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी भाग, तो सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। ये कोरोना और किरीट केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। तो सूर्य का वह कौन भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है? तो कोरोना या किरीट। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है, सूर्य का मुकुट कहते हैं कोरोना को। तो सूर्य ग्रह कोरोना जो है केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। दोनों प्रश्न पूछता है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोरोना। और ये तो हमेशा पूछता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो कोरोना या किरीट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो प्रकाश हमें मिलता है किससे मिलता है? कोरोना से। जो थोड़ा बहुत प्रकाश मिलता है, पर सूर्य तो पूरा तरह ढक जाता है, जो दिखता है वो कोरोना होता है। तो कोरोना से प्रकाश मिलता है। और इस समय सूर्य का जो टेम्परेचर होता है लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पूरा हाई टेम्परेचर हो जाता है। यही ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए नंगी आंख से, क्योंकि उतनी हाई टेम्परेचर पे बड़ी मात्रा में पराबैंगनिक और एक्स-रे किरणें वहां से उत्सर्जित होती है, जो आपकी आंख पर यदि सीधे पड़ जाए तो आपकी आंख को क्षतिग्रस्त कर देगा, ठीक है। अगर देखना है तो उसके लिए विशेष प्रकार का चश्मा आता है, उससे देखिए, ना तुम नहीं देखिए ना तो आपकी आंख डैमेज हो जाएगा, और वो डैमेज होगा तो परमानेंट के लिए हो जाएगा, फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं करेगा, ठीक है।
तो प्रकाश मंडल, वायुमंडल, कोरोना, समझ लिए। अब बात करें सौर ज्वाला क्या है। सौर ज्वाला इसे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सौर ज्वाला क्या है से समझते हैं। ये सूर्य मान लीजिए, सूर्य है, ठीक है। सूर्य के पदार्थ किस अवस्था में है? अधिकांश लोग बोल देंगे गैसीय अवस्था में, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन नहीं, इतनी हाई टेम्परेचर है सूर्य के पास कि पदार्थ जो होता है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था का है पदार्थ की चौथी अवस्था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछता है कि सूर्य के पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है। अधिकांश लोग मार देते हैं गैसीय अवस्था, गलत, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो सूर्य के पदार्थ प्लाज्मा अवस्था, बहुत मात्रा, थोड़ी मात्रा में गैसीय रहते हैं, लेकिन ऑप्शन में गैस, प्लाज्मा, ठोस और द्रव हो तो प्लाज्मा मारिएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हो कि प्लाज्मा गैस, ठोस द्रव, द्रव गैस, तो प्लाज्मा गैस मार सकते हैं। थोड़ी मात्रा में गैस रहता है, लेकिन अधिकांश मात्रा में क्या रहता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो सूर्य के पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा कैसा अवस्था होता है, जैसा ना तो ठोस होता है ना तो द्रव्य होता है, बीच बीच में होता है। ठोस से गीला और द्रव से मतलब ऐसा पिघला हुआ जो ना तो द्रव है ना तो ठोस है। हलवा खाएं, हलवा बनाई होंगे ना, खाए होंगे। हलवा जो गीला वाला हलवा होता है ना, वैसा एकदम। तो हलवा जो गीला वाला रहता है उसमें उंगली डालिएगा तो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन वो पानी की तरह भी नहीं रहता है, ना तो पानी रहता है ना तो ठोसे रहता है। तो ठोस और द्रव के बीच में, तो हलवा की तरह मान लीजिए, ठीक है। तो इसके जो पदार्थ है हलवा की तरह प्लाज्मा अवस्था में। अब हलवा की तरह है और ये सूर्य जो है घूम रहा है, और थोड़ा गति से नहीं घूम रहा, बहुत तीव्र गति से घूम रहा है, और 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूम रहा है, यानी पूरा तीव्र गति से घूम रहा है। तो क्या इसके पदार्थ छटकेंगे, छटक छटक के बाहर फेंकाएंगे ना। हलवा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में, जैसे ना थाली में यदि हलवा ले लें और उस थाली को पूरा तेज गति से घुमाएंगे, तो क्या थाली में से हलवा जो है छटकेगा बाहर, छटकेगा। तो यहाँ भी यही है, सूर्य जो एक पदार्थ है प्लाज्मा अवस्था में, गीला प्लाज्मा अवस्था में है, और ये इतना तीव्र गति से घूमता है कि इसके पदार्थ छटकते रहते हैं बाहर। और कभी कभी इतना तीव्र गति से इसके पदार्थ छटक जाते हैं कि वो सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके बाहर अंतरिक्ष में आ जाते हैं। यानी सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार कर दिए, इतना तीव्र गति से पदार्थों का तूफान उठा वहां पे, यानी तीव्र गति से झटका मारा और निकला पदार्थ कि सूर्य के पकड़ से बाहर हो गया और वो आ गया अंतरिक्ष में। तो इसे बोलते हैं सौर ज्वाला। क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला, इसी को बोलते हैं सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। तो सूर्य के पदार्थ जब छटक कर उसकी आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चले आते हैं तो उसे बोलते हैं सौर ज्वाला। और ये सौर ज्वाला, मान लिया पृथ्वी यहाँ पे है और पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है। ये वायुमंडल है, ये अर्थ है और पृथ्वी का वायुमंडल है। ये सौर ज्वाला निकला, अंतरिक्ष में आया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है अपना, तो इससे मान ली कि इधर ये खिंचा गया और ये पृथ्वी की ओर आने लगा सौर ज्वाला, ठीक है। और जैसी यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है सौर ज्वाला, तो पृथ्वी का वायुमंडल इसे वापस भेज देता है अंतरिक्ष में, यानी पृथ्वी पर गिरने नहीं देता है। समझिए, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, एकदम पूरा एकदम गर्म है, गिर जाएगा अगर किसी पर तो पूरा जल जाएगा। लेकिन यह कहिए कि पृथ्वी का वायुमंडल है कि पृथ्वी पर गिरता नहीं है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं रहता पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, बहुत सारी ऐसी घटना घट जाती। तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है इस सौर ज्वाला को अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। तो सौर ज्वाला जहां पे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, मान लीजिए यहाँ पर टकराया, ठीक है, यहाँ पे टकराया तो यहाँ पर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। जहां पे सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं वहां पे रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम अरोरा कहते हैं। लेकिन इसे उत्तरी ध्रुव पर अलग नाम है
और दक्षिणी ध्रुव पर अलग। और उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस इसका नाम है इस रंगीन प्रकाश का। जब सौर ज्वाला टकराता वायुमंडल से वहां रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को उत्तरी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दोनों जगह अरोरा अरोरा है, ऑस्ट्रेलिस है एक बोरियालिस है, कंफ्यूज होगा। तो इसे याद रखने के लिए यह होता है कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो बस याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नाम पर याद रखिएगा। अब उसके नाम पर पड़ा हुआ नहीं है, ये मत समझिएगा, बस याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब यहां समझिएगा, जहां से सूर्य के जिस भाग से सौर ज्वाला निकलता है वहां पे सूर्य की सतह पर धब्बा बन जाता है और वह काला काला दिखाई पड़ता है। मान ली कि यहां से निकला तो इसके सतह पर धब्बा बन गया और वह काला काला दिखाई देता है। इसे बोलते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट, सौर कलंक, सौर कलंक, सन स्पॉट, ठीक है। सौर कलंक का टेम्परेचर सूर्य के आसपास के तापमान से कम होता है। ये सौर कलंक चक्रीय प्रतिरूप का पालन करते हैं, यानी 11 वर्षों के चक्र के दौरान इनकी संख्या बढ़ती है फिर घटती है। कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं सौर कलंक जो है तो कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, यानी कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक दिखाई देंगे। जिस समय सूर्य के सतह पर सौर कलंक सन स्पॉट दिखाई देता है उस समय पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक स्ट्रॉम, जिसके कारण बिजली से चलने वाली जो मशीन है जैसे टीवी, टेलीविजन, तार, इस सब में विकृति उत्पन्न हो जाती है और चुंबकीय सुई अपनी दिशा बदल देती है, जिसके कारण नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है, क्योंकि नाविक उसी के माध्यम से समुद्र में यात्रा करते हैं। तो चुंबकीय सुई रख रहते हैं, ऐसे मान ली लटका है तो उस समझते हैं कि इस साइड करेगा तो उत्तर और इस साइड करेगा तो दक्षिण, लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं रहता है कि चुंबकीय झंझावात उत्पन्न हुआ है सन स्पॉट के कारण, और उत्तर वाला दक्षिण बता दिया, दक्षिण वाला उत्तर बता देता है, तो उन्हें जाना रहता है उत्तर साइड, चल जाता है दक्षिण साइड, जाना रहता है दक्षिण साइड, चल जाते हैं उत्तर साइड, तो नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है लिखा हुआ भू केंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, थोड़ा इसे समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, बार बार प्रश्न पूछता है। भू केंद्रीय सिद्धांत जो है, भू केंद्रीय सिद्धांत ये दिए हैं टॉलमी साहब, भू केंद्रीय सिद्धांत दिए हैं टॉलमी साहब। इन्होंने कहे इस सिद्धांत के तहत, टॉलमी ने कहे, पूरा नाम है क्लॉडियस टॉलमी, पूरा नाम याद क्या रखना है, टॉलमी रखिए ना, ठीक है। इन्होंने कहे कि भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कौन बताए, टॉलमी, कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। भू केंद्रीय यानी पृथ्वी केंद्र में, ये बात किए थे 140 ईस्वी में, ठीक है, डेट याद रखना नहीं है, ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक है। सूर्य केंद्रीय, उसके बाद आया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये दिए कोपरनिकसन ने, ये दिए 16वीं सदी में, ये दिए थे दूसरी सदी में ही। उस तब तक लोग मान रहे थे कि भाई चलो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, कहीं कोई और तर्क आएगा तब तो उसके बाद जाकर कोपरनिकस ने 16वीं सदी में 1543 ईस्वी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के तहत कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसका परिक्रमा कर रहे हैं। ये किसने बताया, कोपरनिकस ने, ठीक है। तो याद रखिए, बार बार ये पूछता है कि किन्होंने बताया पहली बार कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो किन्होंने बताया, कोपरनिकस ने। तो आपको प्रश्न अब यह होगा कि सर तो सही कौन है, तो न तो सही ए है न तो सही ए है, ठीक है। जब तक चलता है तर्क तब तक चलता है, दूसरा चीज आ जाता है तर्क के साथ सामने तो बात गलत हो जाता है। तो ये 16वीं सदी में कोपरनिकस ने कहे। 20वीं सदी में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हुई, आज एक से एक दूरबीन आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ कि 20वीं सदी में आकाश गंगा
का चित्र सामने आया। जब चित्र सामने आया आकाशगंगा का, तो देखा गया कि सूर्य जो है आकाशगंगा के एक कोने में स्थित है। शुरू में हम बात किए थे कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में एक कोने में है। तो देखा गया कि सूर्य कहाँ, केंद्र में तो है ही नहीं, वो तो आकाशगंगा के कोने में स्थित है। जब चित्र पूरा स्पष्ट रूप से सामने आया, तो फिर हुआ कि सूर्य जो है, तो जो सूर्य को 16वीं सदी में कोपरनिकस ने गौरव दे दी थी एक तरह से कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो सूर्य का जो गौरव था, ब्रह्मांड में केंद्र होने का जो गौरव था, वो गौरव समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है कि आपको होगा दिमाग में कि सर तो ब्रह्मांड के केंद्र में है कौन? तो न तो पृथ्वी है, न सूर्य है, न कुछ और है, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, न इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत होगा, कहाँ इसका सेंटर, कोई पता नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। जब निरंतर विस्तार हो रहा है, फैलाव हो रहा है, तो इसका हम केंद्र कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें कि सेंटर यही है? अगर मान ली कि सेंटर यही है, डिसाइड कर दिए, आज कर दिए, कल बदल जाएगा, क्योंकि वो फैलता जा रहा है। इसलिए ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, वो निरंतर फैलता जा रहा है। ठीक है, बाकी ब्रह्मांड पे विस्तार रूप से जानना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके यूनिवर्स वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सौर मंडल के एक सदस्य के बारे में हम लोग बात कर लिए, मुखिया के बारे में। अब बात करेंगे ग्रहों के बारे में।